न्यूज चैनल में भी मेरा वीडियो है जिसमें कि मैंने बोला है कि इनको वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। उसमें गरीब बच्चे, बूढ़े, छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर आप वहां जाएंगे तो मेरा पक्का मैं बता रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर उस जगह का भ्रमण कर लेगा एक बार, तो उस व्यक्ति का अगर थोड़ा भी मानवता होगा तो वो समझेगा कि यहाँ का दर्द क्या है। पहला बात तो वो बताते हैं कि वो बिहारी है, वो बाहरी है, तो बाहरी आदमी नेतृत्व कैसे करेगा? इस तरह का भावना हमारे विस्थापितों भाइयों के बीच में, मानसिकता में उनको डाल दिया आपने। मेरा गांव तेलीडी में है और तेलीडी में सबसे ज्यादा विस्थापित है। बहुत सारा इलेक्शन हुआ इस 5 साल में, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, चास के 35 वार्ड के एक एक जनता पूरे तैयारी में है। और तैयारी मतलब वो लोग ही पूछते हैं कि चुनाव कब है। आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं था जो पब्लिक इंतजार कर रहा है कि ये चुनाव कब है। विकास तो एकदम शून्य हो गया, पब्लिक का कोई सुनवाई वहां होता नहीं है। और जो इस 5 सालों में नगर निगम का एक बहुत बड़ा राशि जो लूटा गया है और बहुत योजनाबद्ध तरीके से लूट लिया गया है, तो मैं आपके आज चैनल के माध्यम से बता देता हूं, शायद उस दिन आप मेरे इस स्टेटमेंट को याद करके रखिएगा कि नगर निगम चुनाव होने के 1 महीना के बाद मैं बता दे रहा हूं कि कई अधिकारी सीधा जेल जाएंगे। पूछ लीजिए, कोई भी आदमी बता देगा कि उस समय का कार्यकाल जो था, एक बार में आदमी का काम होता था, एक मतलब फोन पे आदमी का काम सुनवाई होता था। और आज के डेट में कोई सुनवाई नहीं है। इस वक्त हम चास नगर निगम के जदवंश नगर में हैं और हमारे साथ में वर्तमान मेयर भोलू पासवान जी हैं। भोलू पासवान जी, बोकारो हवाई अड्डा का विस्तारीकरण को लेकर जब झुग्गी झोपड़ी को हटाया जा रहा था तो ये वहां पर पहुंच जाते हैं और जो लोग 20-30 वर्षों से वहाँ पे दुकान उनकी चल रही थी और ये कहते हैं कि भाई इन लोगों को हटाया जाए, ये तो ठीक है, लेकिन इन लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी होनी चाहिए। दादा, इस बात को लेके कहीं ना कहीं जो विस्थापित है वो सवाल आप पर खड़ा कर रहे हैं कि आप जब झुग्गी झोपड़ी को हटाने की बात हुई तो आप वहाँ चले गए, लेकिन जब विस्थापित का एक बेटा शहीद प्रेम महतो जी जब शहीद हो गए तो आप उनके तरफ कोई आवाज़ नहीं उठाए, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि मेरा कभी भी बोकारो के विकास के लिए मेरा कोई तरह से, किसी तरह से मैं कभी बाधक नहीं बना हूं। और मानवता के रूप में मुझे ये खबर मिली कि वहाँ पे सभी का इस ठंड के समय में सभी का जो है कि जो उनका झुग्गी झोपड़ी था वो टूट गया। तो मैं मानवता के रूप में वहाँ गया, कम्बल उम्बल लेके गया, उन लोगों का खिचड़ी का व्यवस्था कराया। और मैंने ये जिला प्रशासन से कहा कि ठीक है, ये तो सबको पता है कि 2000 आपको हमको लगता है 23 में ही एक बार उसमें ऑलरेडी जिला प्रशासन ने उसको तोड़ दिया था, लेकिन उस समय जिला प्रशासन ने वहां तक बाउंड्री वॉल नहीं किया था। जबकि जिला प्रशासन अगर 2 साल पहले, 3 साल पहले उसको जब तोड़ा गया था तो उसी समय आपको बाउंड्री वॉल कर लेना चाहिए था, लेकिन आप नहीं किए, फिर से दोबारा उन लोगों ने बना लिया वहां पे। तो मेरा ये कहना था कि इस ठंड के मौसम में ये तो सबको पता था कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण होगा और वो टूटेगा, ये कोई नया बात नहीं था। लेकिन मेरा ये जिला प्रशासन से मैंने आग्रह किया कि आप वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए इन लोगों को भी जीने का हक है, कोई भी व्यक्ति हो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि भारत में चाहे वो 1,000 रुपया महीना कमाता हो या 1 करोड़ रुपया महीना कमाता हो, उसको भी जीने का हक है, कहीं ना कहीं उसका व्यवस्था होना चाहिए। मैं ये आग्रह करने गया था। और दूसरा चीज, कहीं इसमें कुछ राजनीतिक करने वाले लोग का काम है राजनीतिक करना, बात को गलत दिशा को में बताना, लोगों को गलत तरीके से ये करना। तो उन्होंने हमारे विस्थापित भाई जो हैं उनको कोई बता दिया कि मैं विस्थापितों के विरोध में कोई कुछ बोला हूं, जबकि मेरा सारा वीडियो आप देख लेंगे, टोटल मेरा स्टेटमेंट जो मैंने दिया हूं, कई सारे न्यूज चैनल में भी मेरा वीडियो है जिसमें कि मैंने बोला है कि इनको वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। उसमें गरीब बच्चे, बूढ़े, छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर आप वहां जाएंगे तो मेरा पक्का मैं बता रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर उस जगह का भ्रमण कर लेगा एक बार, तो उस व्यक्ति का अगर थोड़ा भी मानवता होगा तो वो समझेगा कि यहाँ का दर्द क्या है। मैं इस नाते गया, लेकिन
विस्थापितों की जहां तक बात है, तो आज तक विस्थापित के किसी भी संबंध में मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में, मैं बता रहा हूं कि मेरे विस्थापितों का कभी मैंने विरोध नहीं किया है। और मैं विस्थापितों के हक और आवाज के लिए हमेशा से मैं आवाज उठाता हूं कि विस्थापित को भी न्याय मिलना चाहिए। यहाँ तो विस्थापितों को कौन यहाँ बेवकूफ बनाया? विस्थापितों को तो बेवकूफ विस्थापित के नेता लोगों ने बनाया। वो बेचारे भोले भाले लोग हैं, जिनका जमीन गया, जिनके जमीन में प्लांट बना, आज वो बेचारे दर दर के ठोकर खा रहे हैं, आंदोलन करते हैं, हड़ताल करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट, आखिर मैनेजमेंट को दबाव कौन बनाएगा? जो जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन हमेशा से सब जनप्रतिनिधि ने इन लोगों को बरगलाने का काम किया और अपना राजनीतिक रोटी बीएसएल से सब लोग सेकते रहे। तो आज तक मेरे बारे में तो कोई नहीं बोल सकता है कि मैं किसी विस्थापित के आंदोलन में मैं कोई गलत किया हूं, या उनका कोई आंदोलन का नेतृत्व करके मैंने आंदोलन को बेचा है, या उसका कोई फायदा बीएसएल मैनेजमेंट से हमको मिला है। लेकिन आप देख लीजिए, पिछले 20 साल का मैं इतिहास बता रहा हूं कि मैं खुद जानता हूं एक एक विस्थापित नेता जिन्होंने अपने आप को नेतृत्व करता बताया, पहले उनका भरोसा जीता, वो बीएसएल से लाभ लिए, ठिका लिए, बीएसएल से उन क्वार्टर लिए, बीएसएल से सारा सुविधा लिए। तो लड़ेगा कहां से? जो विस्थापित का सुविधा बीएसएल से लेगा वो तो विस्थापित का लड़ेगा नहीं। और इसके कारण से हमारे जो विस्थापित के नौजवान हैं, जो विस्थापित का जो दर्द है, ये वाकई में निश्चित रूप से इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है कि विस्थापित बीएसएल मैनेजमेंट इतना चालाक है, इतना सातिर है और इतना नियम से ये बंदिश करता है कि इसमें हमारा विस्थापितों का जो न्याय है वो भटक जाता है। तो भटकता कहां से है? सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर तो जितने लोग ने नेतृत्व का बीड़ा उठाया, आप देखेंगे उस व्यक्ति का कि उसने बीएसएल से क्या क्या फायदा लिया। तो यहाँ पे तो वैसे लोगों ने, कल हमारे परसों का जो मैं गया था, तो हमारे विस्थापित भाइयों को बरगलाने का काम किया गया कि देखो तुम्हारे आंदोलन में नहीं आते हैं लेकिन फुटपाथ के दुकानदारों के आंदोलन में चले गए। ये क्या बात हुआ? मैं हमेशा से विस्थापितों के साथ हूँ। आप मेरा वार्ड में, मेरे यहाँ 7 वार्ड विस्थापित है, मेरे चास नगर निगम में 7 वार्ड विस्थापित है और इस 7 वार्ड में मैंने काम किया हूँ। मैं उस 7 वार्ड में बीएसएल से जो काम कभी नहीं हुआ था, यहाँ के एमपी, यहाँ के एमएलए, यहाँ के कितने मंत्री, मिनिस्टर, विधायक बने और रहे, लेकिन उन्होंने विस्थापित क्षेत्र में वो काम नहीं किया जो मैंने किया हूँ। विस्थापित क्षेत्र का मैंने सभी कनेक्टिविटी रोड बनाया, एक एक लाइट लगाया, राशन कार्ड बनाया, इंदिरा आवास में। आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ कि बीएसएल उस समय के डीपीएलआर थे उपाध्याय जी और बोकारो के उपायुक्त थे डीसी राय महिमा पतरे। 2017 में मैं आपको मैं बता रहा हूं कि सभी वार्डों का प्रधानमंत्री आवास नहीं बन रहा था और मैं जाके डीपीएलआर ऑफिस में बैठ के और मैंने कम से कम, मैं आपको बता रहा हूं कि 4000 से ज्यादा मैं जो पर्चा होता है, जमीन का पर्चा, जिसके बिना प्रधानमंत्री आवास नहीं बन सकता था, वो मैं ला करके बांदगोड़ा, खेदाडी में मैंने कैंप लगा के बांटा है। आप पता कर लीजिए मेरा स्टेटमेंट को, मैं जो बोल रहा हूं, जो मैं बात बोल रहा हूं, ये राजनीतिक बात है, वोट लेने का बात नहीं है। पहला बात तो मैं वोट का राजनीति नहीं करता हूं। कई लोग तो ये भी कहें कि भाई उनका ये कार्य क्षेत्र नहीं पड़ता है, लेकिन वहां जाके वो सब, देखिए यहाँ पे कार्य क्षेत्र का बात नहीं है। कार्य क्षेत्र से वो बंधे रहते हैं जो कि लाभ चाहते हैं कि भाई ये दुकान हम देखेंगे, ये फैक्ट्री का आंदोलन हम करेंगे, ये प्लांट का आंदोलन हम करेंगे। तो उन लोगों को दिक्कत हो गया कि भाई इधर क्यों आ गए। तो मानवता के नाते बोकारो और चास एकदम कनेक्टिंग है, तो मैं वहां गया। आज तक बोकारो में किसी ने नहीं बीएसएल का पर्चा, जितना जो जमीन वो उनको मिला, लेकिन जमीन मिलने के बाद उनके पास कोई कागज नहीं था। बांदगोड़ा, खेदाडी, आप जा करके आपका जो हमारा जितना विस्थापित वार्ड है, भर्रा है, सभी वार्ड में आप पता कर लीजिए कि वहां पर्चा दे करके प्रधानमंत्री आवास किसने बनवाया। अगर ये बात अगर कोई बोल दे कि मैंने पर्चा नहीं दिलाया, जो कि उस पर्चा के लिए डीपीएलआर ऑफिस में किसी से 80,000, किसी से 1 लाख रुपया का डिमांड होता था। मैं जब पूछा सबसे कि आप क्यों नहीं, आपको पर्चा मिला, तो बोले लोग कि नहीं, हम लोगों से ऑफिस में पैसा का डिमांड हो रहा है और इतना पैसा हम लोग के पास है नहीं कि हम लोग देंगे, तो जिसके कारण उनको पर्चा नहीं मिलता था। मैं जाके पर्चा ला करके और कैंप लगा के मैंने बांटा हूँ। वह बुजुर्ग लोग कहे कि दौड़ते दौड़ते बाबू मेरा चप्पल घिस गया, मगर ये पर्चा हमको आज देखने को मिला।
हम बहुत खुश हैं। तो मेरा कहने का मतलब विस्थापितों को, जो विस्थापित के नेता हैं, जो विस्थापितों को बरगला के रखते हैं, पहला बात तो वो बताते हैं कि वो बिहारी है, वो बाहरी है, तो बाहरी आदमी नेतृत्व कैसे करेगा। इस तरह का भावना हमारे विस्थापितों भाइयों के बीच में, मानसिकता में उनको डाल दिया पहले से, कि जो बिहारी है, जो बाहरी है, वो कभी तुम लोग का भला नहीं करेगा। आप बताइए कि आज हम कोई डॉक्टर से इलाज कराने जाते हैं बेलोर, तो वहाँ क्या हमारा जात का आदमी होता है? क्या वो हमारा वो ये बोकारो का स्थानीय बाहरी का बात तो वहाँ नहीं है। लेकिन ये स्थानीय बाहरी का बात आज अगर हम किसी ट्रेन में बैठते हैं तो ड्राइवर से पूछते हैं कि आप कौन, कहाँ से आए हैं। अगर वो मेरा पासवान नहीं है, मेरा यादव नहीं है, मेरा साहू जी नहीं है, तो मैं उसके साथ नहीं बैठ के जाऊँगा। तो ये सब मानसिकता सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए है। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी विस्थापित हमारे भाई हैं, उनके हक के लिए जब जहां मुझे आवाज देंगे, मैं वहां 100% खड़ा रहने का काम करूंगा। और मैं कभी भी किसी भी स्थिति में, मैं कोई भी मेरा एक स्टेटमेंट बता दे, तो एक स्टेटमेंट अगर कोई बोल दे कि मैंने विस्थापितों के खिलाफ बोला है या विस्थापितों के विरोध में बोला हूं, तो बताए। विस्थापित के साथ मैं खुद हूं, मैं खुद विस्थापित गांव के पास रहता हूं, जहां मेरा आवास है। इस जीवन, मेरे बचपन के मेरे जो दोस्त हैं, सभी दोस्त हमारे विस्थापित हैं, कई दोस्त हैं। मेरा गांव तेलीडी में है, और तेलीडी में सबसे ज्यादा विस्थापित है। बांदगोड़ा में, खेदाडी में, आप इधर इस इलाके से जहां जाएंगे आपका माने, और भी जो सटे हुए एरिया है, सब जगह है। तो ये कुछ लोगों ने बरगलाने का काम किया। खैर मैं जानता हूं कि अब जो नेतृत्व विस्थापित जो अपने से स्वयं नेतृत्व कर रहे हैं, ये काफी समझदार हैं, और ये लोग समझ रहे हैं कौन क्या किया है, कौन क्या करता है, क्योंकि और कौन क्या करेगा, ये बात सबको पता है। अच्छा दादा, एक और बात हम आपसे जानना चाह रहे थे कि लगता है कि दिसंबर से लेके जनवरी के आसपास नगर निगम का चुनाव होने वाला है, तो इसको लेकर इस बार क्या तैयारी है, कि लड़िएगा चुनाव कि नहीं लड़िएगा, क्या? देखिए, तैयारी की जो तो बात है ना, तो तैयारी पूरा जनता ही कर लिया है। आपको मैं बता देता हूँ, अगर नगर निगम की तैयारी आप देखे होंगे, चुनाव तो बहुत हुआ है, लोकसभा हुआ, विधानसभा हुआ, बहुत सारा इलेक्शन हुआ इस 5 साल में, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, चास के 35 वार्ड के एक एक जनता पूरे तैयारी में है। और तैयारी मतलब वो लोग ही पूछते हैं कि चुनाव कब है। आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं था जो पब्लिक इंतजार कर रहा है कि ये चुनाव कब है। लोकसभा बीता, पब्लिक को कोई इंटरेस्ट नहीं, वोट देना था दे दिए, विधानसभा खत्म हुआ, कोई मतलब नहीं, जिसको देना था दे दिए, अपना हो गया काम। लेकिन इस चुनाव में ये घर का सरकार है, जिसको बोला जाता है ना अपना सरकार। तो चास की सरकार जो होगी वो चास की जनता की सरकार है। और यहाँ सरकार बनाने के लिए लोगों ने, मुझे लगता है, हमको लगता है कि वो 5 साल पहले ही 2015 में जब मैं मेयर बना था, और मैंने 2 साल जब काम किया था 2017 के बाद, उन लोगों ने अपना मन बना लिया था कि अब आगे क्या करना है। सरकार के तरफ से चुनाव विलंब हुआ, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ का रिजल्ट कंफर्म हो चुका है। आप कहीं भी घूम लीजिए, किसी वार्ड में कहीं भी जा करके पब्लिक एरिया में आप पूछ लीजिए, मेरा दावा है कि वहां क्या जवाब मिलेगा मैं यहीं बैठे बता दूंगा आपको। तो समझ सकते हैं दादा जो है कि इनका परिचय का मोहताज नहीं है, बोकारो का जर्रा जर्रा बच्चा बच्चा इनको पहचानते हैं। और इनका साफ कहना है कि भाई इस बार लोग हमें पूछ रहे हैं कि कब होगा चुनाव, समझ लीजिए। और तैयारी तो सरकार करेगी कब करवाना है। लेकिन बताइए दादा कि लगभग 5 से 6 साल बिना मेयर का जो अधिकारी हैं वो चला रहे हैं चास नगर निगम को, इससे लोगों को कितनी परेशानियां हो रही है, या नगर निगम का सही सलामत विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जरा बताइए सबको। देखिए, सबसे पहले तो 5 साल में जो अधिकारी शासन रहा है, तो इस अधिकारी के शासन में विकास तो एकदम शून्य हो गया। पब्लिक का कोई सुनवाई वहाँ होता नहीं है। और जो इस 5 सालों में नगर निगम का एक बहुत बड़ा राशि जो लूटा गया है, और बहुत योजनाबद्ध तरीके से लूट लिया गया है, तो मैं आपके आज चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, शायद उस दिन आप मेरे इस स्टेटमेंट को याद करके रखिएगा कि नगर निगम चुनाव होने के 1 महीना के बाद मैं बता दे रहा हूँ कि कई अधिकारी सीधा जेल जाएंगे। और ये मेरा राजनीतिक मतलब अहंकार से मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरे अनुभव से, जो उन्होंने किया है, जितना गलत नहीं किया है, इतना गलत कर चुके हैं सब
कि शायद उसकी भरपाई वो नहीं हो सकता है। मैं और भी आप देख रहे हैं झारखंड में कितने बड़े बड़े सुरमा लोग अभी जेल में जाके बैठे हुए हैं। तो यहाँ का पैसा जो आया वो पूरा तरह से लूट हो गया। और आप देख लीजिएगा, चुनाव अभी तो अधिकारी का चुनाव के नाम से रात को नींद नहीं आ रहा है। अधिकारी को तो नींद नहीं आता है। दवा जिस दिन आप पेपर में पढ़ लेते हैं कि चुनाव होने वाला है, उस दिन दवा खाने के बाद भी मेरा गारंटी कि उसको नींद नहीं आता होगा, क्योंकि उसको इतना डर है कि अब चुनाव होने के बाद क्या होगा, कैसे कहाँ फाइल छुपाएंगे, कौन सा कागज छुपा लेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि वो तो डॉक्यूमेंट्री चीज है, कोई भी चीज छुप नहीं सकता है। जेल जाना तय है। इतना लूट अधिकारी ने किया है। और आज के डेट में मुझे लगता है कि पब्लिक इतना परेशान है, पूरा शहर का व्यवस्था चौपट हो गया है। पूरा शहर, मतलब पूरा शहर में आप घूम के पता कर लीजिए कि भोलू पासवान के कार्यकाल में 2015 से लेकर 2020 तक चास कैसा था, आज कैसा है चास, आप पूछ लीजिए। कोई भी आदमी बता देगा कि उस समय का कार्यकाल जो था, एक बार में आदमी का काम होता था, एक मतलब फोन पे आदमी का काम सुनवाई होता था। और आज के डेट में कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि अधिकारी को तो काम है कि आज हम 6 महीना यहाँ हैं तो साल भर, 1 साल 6 महीना बाद कहीं और रहना है, उसको तो कोई मतलब रहता नहीं है। यही है। अच्छा दादा, एक और चीज हमको बता दीजिए। अगर मान के चलिए कि इस बार आप मेयर बन जाते हैं, तो क्या ब्लूप्रिंट है, कौन सा ऐसा काम है जो आप 5 साल में नहीं कर पाए या करने वाले हैं, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ब्लूप्रिंट तो मेरा माइंड में बैठा हुआ है। और आप देखे ही होंगे कि 5 साल में मैं जो काम किया हूँ, देश आज़ादी के बाद, जब से बोकारो अलग हुआ 91 में, उसके बाद से बोकारो की धरती पे उतना कोई काम नहीं करके दिखा सका जितना काम मैं किया हूँ। नहीं, ऐसा कोनो काम है जो आप करने वाले हैं, बड़ा काम? बड़ा काम के रूप में आप कहेंगे तो इतना कामें दिमाग में है कि आपको मैं क्या क्या बताऊं। मेरा अगला 5 साल का जो प्लानिंग है, इस प्लानिंग में मुझे लगता है कि चास क्षेत्र का, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र का भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जितना बड़ा प्रॉब्लम है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। और योजना तो मैं गिनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। आप देखते जाइएगा अगला 5 साल के क्या क्या काम हो रहा है। आज जैसे मतलब स्टार्टिंग 1 से मैं जब शुरू किया था काम, तो आज मुझे आदमी गिन नहीं पाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर बताना चाहूँगा, मुझे लगता है 2 दिन 3 दिन लगेगा अगर मैं पूरा लिस्ट पढ़ूंगा, तो इतना मैंने काम किया है। चलिए दादा, आप तो ये कह दिए कि हमारे मेयर बनने के 1 से 1.5 महीना बाद कई अधिकारी जाएंगे जेल। विशेष कुछ कहना चाहिएगा हमारे ग्रामीण टीवी के माध्यम से जो लोग आपको देखेंगे? विशेष यही कहेंगे कि हमारा बोकारो जो शहर है, ये बिल्कुल शांति प्रिय का एक प्रतीक है। बोकारो जिला जो है, यहाँ पे सभी धर्म के लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म जाति का है, इतने अच्छे माहौल में हम लोग रहते हैं कि मतलब लगता नहीं है कि यहाँ पे किसी तरह का सांप्रदायिक कोई तरह का तनाव है। क्योंकि हमारा चास ऐसे भी एकता का मिसाल के रूप में बोकारो पूरा जिला माना जाता है। तो ऐसे ही हम लोग निरंतर आगे बढ़े। और सबको पूरी शुभकामनाएं हैं कि ऐसे ही हमारा शहर विकास की ओर बढ़े और सभी लोग एक दूसरे के मान सम्मान के साथ आगे बढ़े। और वैसे लोगों को भी चिन्हित करने का जरूरत है जो लोग बेवकूफ़ बना करके अपना राजनीतिक रोटी सेकते हैं, और वो वैसे लोगों से थोड़ा सतर्क रहने का, खासकर मैं अपने विस्थापित हमारे जितने भी प्रिय भाई हैं उनको मैं जरूर कहूँगा, क्योंकि उनका तो बहुत बड़ा दर्द है। उनका तो जमीन गया, उनका उनके साथ तो अन्याय नहीं, मैंने मैंने अन्याय ही मैंने कहा जाएगा। इतना अन्याय नहीं होना चाहिए। इतना क्रूर बीएसएल मैनेजमेंट है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। कि आप अभी देखे होंगे कि जो प्रेम महतो के मरने के बाद कई घोषणाएं करने के बाद वो अभी तक नहीं मिला। आज उनके परिवार के लोग और अप्रेंटिस छात्र संघ के लोग जो कि सांसद के घर पे जाके धरना दिए। देखिए, मैं तो यही बोल रहा हूँ ना कि मतलब उनके साथ वही हुआ जो पिछला 20 से 25 साल से होते आ रहा है। इस बार भी वही हुआ है। आज उनको आश्वासन देके तत्कालीन उनका जो है मामला को शांत किया गया, और मामला शांत होते ही फिर वही हुआ जो होना था। और लगभग हमारे विस्थापित भाई वही मैंने अपने आप को उसी तरह महसूस कर रहे हैं जैसे कि पहले हर आंदोलन बेचारा के साथ हुआ है। तो ये थे भोलू पासवान जी, हमारे चास नगर निगम के निवर्तमान मेयर
और इनसे हम एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। इन पर आरोप लगा था कि भाई एक आंख में काजल एक आंख में भिलवा क्यों कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी तरह एक बात कही है कि मैंने कभी विस्थापितों का विरोध नहीं किया। और हमारे जो चास नगर निगम है उसमें कई विस्थापित वार्ड आते हैं जहां मैंने कैंप लगाकर खतियान बंटवाए ना दादा, खतियान बंटवाए और जो भी ये पेपर बंटवाए, पर्चा बंटवाए बीपीएलआर का पर्चा। जी। और जो है कि उनका सीधा लाभ लोगों को मिला, जो उनकी मैंने उनका चप्पल घिस जा रहा था। तो समझिए इस तरह का काम ये इन्होंने किया। और ना ही ये कभी कोनो विस्थापित के बारे में कभी उल्टी सीधी बातें किए हैं। रही बात कि मानवता के खातिर ये वहाँ पर जाते हैं सेक्टर 12 में, जहाँ झुग्गी झोपड़ी में लोग बसे रहते हैं, और वहाँ देखकर उनकी जो स्थिति को देखते हुए इन्होंने जो बात कही है, आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जरूर अपना लाइक कमेंट के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा, जन जन तक पहुंचाइएगा। दीजिए अपने छोटे भाई को इजाजत।